नमस्कार, मैं हूं रविकांत। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम भी आ गए और परिणाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में रहा, जिस गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। पूर्व के 2 चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस चुनाव में गठबंधन को बहुमत मिला है। अजीब तरह की कशमकश चली पूरे 2 महीने तक। खींचतान, भ्रम, आडंबर, अनेक तरह के दांव पेच लगाए गए, लेकिन फिर भी भाजपा के गठबंधन को जनता ने स्वीकारा और बहुमत के पार पहुंचाया और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी शपथ लेंगे। सुनने में, देखने में अच्छा लग रहा है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन इससे पूर्व ये अवसर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिला था और किसी को नहीं। 52, 57 और 62 में लगातार 3 बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। लेकिन साथ में जो भाजपा की सीटें घटी, बहुमत से नीचे रह गई वो सीटें, तो इतने विजय के बाद भी कहीं न कहीं हार की टीस जैसी कभी कभी उठता है। जैसे हार की टीस उठती है, वैसे इस जीत के वातावरण में, इस जीत की खुशी में हार की टीस भी कार्यकर्ताओं के मन में है। और कार्यकर्ता ही नहीं, जो भाजपा के कोर वोटर हैं, उनके मन में भी एक मन के अंदर एक दुख भरा हुआ है। लेकिन क्योंकि जिस समर्थन के साथ, जिस बहुमत के साथ मोदी जी पहले 2 चुनावों में देश के सामने प्रस्तुत आए, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और देश जिस उत्साह के साथ उन्हें स्वीकारा, वो उत्साह शायद तीसरे कार्यकाल में लोगों के बीच नहीं आ पा रहा। हालांकि तीसरी बार मोदी जी के सत्ता में आने की खुशी तो है, लेकिन कम सीटें आने की एक हार जैसी टीस भी उठती है कार्यकर्ताओं के बीच। बहुत से कार्यकर्ताओं ने ऐसा बताया कि खुशी तो है, लेकिन मन में वो उत्साह नहीं है। कहाँ कमी रह गई? इतने शानदार काम हुए 10 सालों में। 14 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी, तब देश की अर्थव्यवस्था गर्त में थी, 11वें नंबर पर थी दुनिया में, 5वें नंबर पर आई और अगले 2 सालों में तीसरे नंबर पर आने की पूरी उम्मीद है। मोदी जी देश को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं और वो जनता के मन में ये बात बार बार कह रहे हैं, ये बात बार बार बता रहे हैं कि हम 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना को साकार करेंगे, जीवित करेंगे। लेकिन फिर भी जनता के मन में कहाँ से भ्रम पैदा हुआ, ये सीटें क्यों कम हुई? इसमें 2-3 बातें हैं जिन पर भाजपा को और ख़ास तौर से संगठन को, भाजपा का जो संगठन है उसको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। क्या वजह है कि इतना शानदार काम होने के बाद भी भाजपा की सीटें घटी? क्या संगठन और निचले स्तर के कार्यकर्ता, क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता, जिला और ग्रामीण इकाइयाँ क्या जनता से कटे हुए थे, या उनकी बातों को संगठन के ऊंचे पदों पर बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे? उनके सुझावों को क्या नज़रअंदाज किया जा रहा था? ये तो मैंने जो जनता ने जो जनादेश दिया है, ये तो कोई हमारे पुरखों का पुण्य प्रताप होगा कि
सरकार ऐसे हाथों में जाने से बच गई जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गुंडागर्दी के अनेक आरोप, और वो पार्टियां अनेक तरह से आकंठ डूबी हैं भ्रष्टाचार में। पूर्व का इतिहास अगर आप देखें तो ये आप ईश्वरीय आशीर्वाद समझें या संतों का आशीर्वाद समझें या हमारे पुरखों का पुण्य प्रताप कि इस देश का समाज लूटने से बच गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से लोग कह रहे हैं। आम जनमानस से ये बात उपज रही है कि देश लूटने से बच गया और अंततः गिरते पड़ते भी भाजपा के गठबंधन को बहुमत मिल गया। और अब जिस तरह से मोदी जी ने अपने पहले आह्वान में, पहले भाषण में जो पार्टी के कार्यालय में उन्होंने कहा कि सरकार उसी उत्साह से काम करेगी और नए नए काम होने हैं, और जो भी साजिशें इस देश के खिलाफ हुई हैं, इस चुनाव में हुई हैं, जो भी हस्तक्षेप हुए हैं, उन पर कड़ा कठोर एक्शन होगा। तो ये संदेश क्या कहता है? आपको क्या नहीं लगता कि ये चुनाव में बाहरी दबाव कितना था? साजिशों के आडंबर, साजिशों का अंबार सा था जैसे लगता है। विदेशी शक्तियां ये चाहती थी कि भारत किसी भी तरह से कमज़ोर हो, मोदी जी की सत्ता तीसरी बार न आने पाए। ये भरपूर कोशिश हुई, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसा लगता है। रणनीति कहीं अमेरिका में बन रही थी, तो कहीं चाइना में बन रही थी, तो कहीं कनाडा में बन रही थी, और एक सामूहिक प्रयास यही था कि किसी भी हाल में इस सरकार को तीसरी बार आने से रोका जाए। और वो लगभग सफल होते होते असफल हो गए। जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? फिर आपको याद होगा 2004 से लेकर के और 2014 के बीच का वो दौर, वो निराशा, वो घटाटोप घोटाले, और अब उस दौर की अगर कल्पना आप करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो दौर अगर पुनः जिंदा हो जाता तो नए प्रारूप में होता, और तब जनता के साथ क्या होता? खैर, भाजपा से गलतियां कहाँ हुई? क्या संगठन और सरकार के बीच सही समन्वय नहीं बन पा रहा था? क्या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी को संगठन या सरकार तक पहुंचने से रोका गया? क्या सरकार के लोग इस बात को नहीं समझ पाए, या संगठन के उच्च पदों पर बैठे लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया, या कार्यकर्ताओं को सुनने से इनकार कर दिया? क्या ऐसी बात थी? जबकि संगठन यही होता है, संगठन और उसके निचले स्तर के कार्यकर्ता, ये पार्टी के हाथ पांव, आँख और कान होते हैं। वो समाज में क्या प्रतिक्रिया है पार्टी तक पहुंचाते हैं, और पार्टी की क्या योजनाएं हैं समाज तक पहुंचाते हैं, और सरकारों के विभिन्न कार्यों को जनता तक लाभ पहुंचे इसका प्रयास करते हैं, और जनता की कठिनाइयां सरकार तक पहुंचे, संगठन के लोग जाने और उसे सरकार तक पहुंचाएं। ये जो मूल कार्यकर्ता हैं उनका दायित्व बनता है, वो ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ क्यों चूक गए? टिकट के बंटवारे में अनेक तरह की दिक्कतें आई, अनेक तरह के विवाद हुए, अनेक तरह के मनमुटाव हुए। क्या उसका फीडबैक कार्यकर्ताओं से नहीं लिया गया, या लिया गया तो उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? जो भी नेता जिनका जनता के बीच मनमुटाव था, जो जनता के बीच नहीं गए, या जनता के प्रति जो उनका भाव होना चाहिए वो नहीं हुआ, जनता की ज़रूरतों पर, जनता की आकांक्षाओं पर वो सही साबित नहीं हुए, ऐसे लोगों को दोबारा टिकट देने का क्या मतलब था?
भाजपा ऐसी ऐसी सीटें हारी हैं जिसकी कल्पना करने से ही आंखें बाहर आ जाती हैं। जैसे अयोध्या और अमेठी की सीट, स्मृति ईरानी ने शानदार काम किया था, इसमें कोई दो मत नहीं। और अयोध्या की तो आप कल्पना ही मत करिए, इतना शानदार, जो इतनी उम्मीद नहीं थी कि 5 सालों में अयोध्या में इतना बड़ा काम होगा, वो हुआ है। फिर भी हमारा समाज एक बार चिंतन करे, एक बार मनन करे कि क्या वो आपसी नाराज़गी से अपने घर की चाबी दरिंदों को सौंप सकता है। ये तो जनता का भी दायित्व है। और ये सवाल उठेगा कि आप जातियों के खांचे में आप बटे हैं, जातियों में, उपजातियों में, अरे आप कितने खांचों में बटेंगे? आप बट जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये आँख नहीं खुलती। आप देखें इस चुनाव में हिंदुओं का वोट जितना बटा है, क्या मुस्लिमों का वोट बटा? मुस्लिमों का वोट एक मुश्त किसी खास पार्टी को पड़ा। आप यूपी को लें, यूपी को सारा वोट मुस्लिमों का वो सपा को पड़ा। मुस्लिम भूल गए बसपा का को कि बसपा का भी कैंडिडेट कोई खड़ा है। और हिंदू तो अनेक खांचों में बटा है, और अनेक खांचों में बंटने की वजह से ही उसकी ये दुर्दशा। आप सोचें, आपके स्वाभिमान पर चोट होती है, आप मौन रहते हैं, आप जातिवाद में उलझे हैं, इतना उलझे हैं कि आप जवाब नहीं दे पाते। आपके स्वाभिमान पर चोट होती है, आपकी सोच पर चोट होती है, आपकी आस्था पर चोट होती है, और आप एक जातिवादी खांचे में बट करके रह जाते हैं। क्या मतलब है इसका? अभी भी जागने का वक्त है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों का परिमार्जन भी होता है। ऐसा नहीं है कि गलतियां किसी से नहीं होती, लेकिन उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आप, अगर कोई आपके सामने कोई भी नेता अगर उससे गलती हो जाए तो आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लें, ऐसा कोई नहीं करता। जो एकजुटता दिखाई जानी चाहिए थी इस चुनाव में, वो नहीं दिखी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज दोषी है। अब आगे के 5 साल कैसे होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की बनेगी। भाजपा बड़ी पार्टी है निश्चित रूप से, लेकिन वो सरकार एनडीए की बनेगी। और गठबंधन के अपने नियम होते हैं, अपना एक दायरा होता है, उस हिसाब से सरकार चलेगी। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि सरकार विगत दौर में जिस तरीके से चली है उसी तरह से आगे भी चलेगी। और मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा, तो बड़े फैसलों का कार्यकाल होना भी चाहिए। सपोर्ट कहाँ तक मिलता है संगठन के द्वारा, उस जो राजग है, भाजपा नीति गठबंधन है, उसमें सहयोगियों का जो कितना सहयोग मिलता है वो समय की बात है। और आशा है कि ये सरकार चलेगी और सबका सहयोग भरपूर रूप से मिलेगा। और साथ में भाजपा, हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो इस हार का मंथन करेगी, और मंथन करना भी चाहिए। सरकार चलाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि संगठन में गंभीरता से मंथन किया जाए कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई, किन लोगों के द्वारा हुई। और जो लोग चुनाव के समय जो लोग पार्टी में आए, क्या वो हमारे कार्यकर्ताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ पाए, ये भाजपा के संगठन को देखना पड़ेगा। पार्टी का संगठन देखे कि हमारे कार्यकर्ताओं को, जो नए लोग आए, दूसरी पार्टियों से आए, वो हमारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार थे कि नहीं थे।
या जो लोग नए लोग आए हमारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार कर पाए कि नहीं कर पाए, पार्टी को ये देखना होगा। और हर एक संगठन से, हर एक समिति से के पास जा कर के उनसे ये विचार विमर्श करना होगा, उन गलतियों को सामने ले आना होगा और उससे सबक लेना होगा। क्योंकि ये चुनाव इतना हल्का नहीं था, ये चुनाव बड़ा गंभीर चुनाव था। और जिस तरीके से परिणाम आया, ये गंभीरता और बढ़ जाती है, इस चुनाव की गूढ़ता बढ़ जाती है। गूढ़तम तरीके से जैसे जैसे काम आगे बढ़ा इन 2-3 महीनों में, और जिस तरीके से साजिशें बढ़ी, लोग कहते हैं कि तमाम मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ये वो, इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है जनता के लिए। महंगाई और बेरोजगारी ये सार्वत्रिक समस्या है, ये हर काल में परछाई की तरह साथ चलने वाली समस्या है। इसका निदान अपनी योजनाओं से ही हो सकता है, और हर सरकार कोशिश करती है। इस सरकार ने भी बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की, और महंगाई भी कंट्रोल में रही और बेरोजगारी भी कंट्रोल में रही। भारत से ज़्यादा बेरोजगारी अमेरिका में है, यूरोपीय देशों में है, चाइना में है, जापान में है, लेकिन हवा इस बात का है कि भारत में बेरोजगारी है। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये भ्रम फैलाने की बातें हैं और जनता को भ्रमित करने की बातें हैं। अब आप देखिए कि आगे का समय किस तरह का होगा। आपके सचेत होने का समय है, आपको चौकन्ना रहने का समय है, और आपको एकजुट होने का समय है। और हर हाल में ये जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है भाजपा के, उसको हर हाल में समर्थन देने की आवश्यकता है। आज के अंक में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे इसी से संबंध में। तब तक के लिए आपसे अनुमति। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।